नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ भारत की परमाणु नीति पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें आईएएस की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा जो कि मुख्य परीक्षाएं होती हैं, स्टेट लेवल की जैसे बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की परमाणु नीति पर चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति उसकी विदेश नीति का ही एक अभिन्न अंग है। भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, विश्व व्यवस्था से सरोकार रखती है। भारत की परमाणु नीति का ध्येय यह रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए शांति व सहयोग पर आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण में योगदान दे। इसी कारण नेहरू जी ने परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करने का संकल्प किया था और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति का विकल्प भी खुला रखा था। इस संकल्प को 1974 तक दोहराया गया, परंतु चीनी आक्रमण के बाद भारत परमाणु बम बनाने का विचार करने लगा और ताकि चीन के परमाणु बम के संभावित खतरे से वह स्वयं को बचा सके। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट करके विश्व समुदाय को अपने मंसूबे दिखा दिए थे कि अब भारत आदर्शवादिता के स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यथार्थवादी नीति अपनाने जा रहा है। 1998 में परमाणु विस्फोटों ने विश्व समुदाय को यह सोचने को विवश कर दिया कि अब भारत भी परमाणु बम बनाने में सक्षम है। इसके बावजूद भारत की परमाणु नीति 1947 की तरह आज भी नेहरू जी के इस संकल्प को दोहराती रही है कि भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही करेगा। परंतु भारत की आणविक नीति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु शस्त्रों के निर्माण का विकल्प भी खुला रखती है। भारत की परमाणु नीति को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला विकल्प है भारत का परमाणु विकल्प। भारत का परमाणु विकल्प, न्यूक्लियर इंडियाज न्यूक्लियर ऑप्शन, प्रारंभ से लेकर आज तक बार बार हर संकल्प को दोहराता रहा है। भारत बार बार इस संकल्प को दोहराता रहा है कि वह परमाणु बम का निर्माण नहीं करेगा और परमाणु निरस्त्रीकरण का पूरा समर्थन करता रहेगा, लेकिन फिर भी वह परमाणु विकल्प को खुला रखेगा। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि भारत की सुरक्षा के हित में परमाणु अस्त्रों की आवश्यकता पड़ी तो भारत अपना विकल्प का प्रयोग कर सकता है। वहीं भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ असामान्य संबंध इस विकल्प को खुला रखने के लिए भारत को बाध्य करते रहे हैं। वहीं भारत के अनेक प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान भारत विरोधी नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं चीन ने पाकिस्तान को परमाणु कार्यक्रमों को विकसित करने में हर कदम मदद दी है। तो इस हालत में भारत अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बम बनाने का विकल्प खुला रखे तो इससे क्या हर्ज है। चीनी आक्रमण के समय भारत पर जनमत का यह दबाव बना रहा है कि उसे परमाणु विकल्प का प्रयोग करने में देरी नहीं करनी चाहिए, परंतु भारत ने ना तो परमाणु विकल्प को छोड़ा है ना उसे अपनाया है। इसी कारण भारत की परमाणु विकल्प की आलोचना करते हुए ब्रह्मा चैलिनी ने कहा है कि भारत ने दृढ़ता और हठधर्मिता से अपने परमाणु विकल्प का सहारा लिया हुआ है, परंतु इसका प्रत्यक्ष सुरक्षा संपदा के रूप में प्रयोग करने से घृणा करता है। वह परमाणु व्यवस्था की भेदभावपूर्ण प्रकृति का शोर मचाता रहा है, परंतु उसके बढ़ते हुए भेदभाव और बड़ी शक्तियों की वर्चस्व आधारित प्रथाओं से उबरने की कोशिश नहीं की है। वह सहमे हुए अपने न उपयोग किए जाने वाले परमाणु विकल्प के लिए बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय मूल्य चुकाता रहा है, परंतु उसने ना तो यह साहस किया कि इस विकल्प को छोड़ दे और ना ही यह बड़ी शक्तियों की नरसंहार प्रवृत्ति के विरुद्ध अपने इस विकल्प का प्रयोग करे। यह कथन उनका है। इसका सीधा अर्थ है भारत अपने परमाणु विकल्प के मुद्दे पर अनिश्चय और अनिर्णय की स्थिति में रहा है। वहीं भारत के परमाणु विकल्प के बारे में कहा जाता है कि भारत ने स्वतंत्रता के एक वर्ष के अंदर ही परमाणु आयोग की स्थापित कर लिया था। नेहरू जी ने इस आयोग को निर्देश दिया था कि जिस प्रकार विश्व में परमाणु दौड़ आरंभ हो गई है उसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा के लिए अधिकतम वैज्ञानिक उपायों का विकल्प करना होगा।
नेहरू जी के इस विचार को साकार करते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बना दिया, परंतु संकट के इस समय हम इसका प्रत्यक्ष लाभ नहीं प्राप्त कर सके। जब 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण किया था तो भारत अपने परमाणु विकल्प के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। भारत ने 1974 में अपने परमाणु विकल्प का कोई प्रयोग नहीं किया। भारत चाहता तो इसका विकल्प द्वारा पाक परमाणु निरोधक शक्ति प्राप्त कर सकता था। उसके बाद 1974 में परमाणु विस्फोट करने के बाद भी 1998 तक 24 वर्ष के लंबे अंतराल तक भारत ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया, न ही अपना परमाणु विकल्प बंद किया। इसके बाद सन 1998 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मार्च 1998 में भारत के परमाणु विकल्प की दुविधा को दूर करने का प्रयास किया और सरकार के कार्यक्रम में घोषणा की कि परमाणु विकल्प न केवल खुला रखा जाएगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग भी किया जाएगा। वहीं मार्च 1998 में भारत द्वारा पोखरण में किए गए 5 परमाणु परीक्षण में भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। अब भारत के परमाणु विकल्प के बारे में उठाई जाने वाली सभी आपत्तियां बंद हो गई हैं। भारत ने अपनी परमाणु सिद्धांत की घोषणा करके सबको चौंका दिया है। भारत ने कहा कि वह न्यूनतम परमाणु निवारक मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस की क्षमता रखेगा और प्रथम प्रयोग न करने के सिद्धांत पर चलेगा। इसका सीधा अर्थ है कि भारत मात्र उतने ही परमाणु अस्त्रों का निर्माण और भंडार करेगा जो उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक होंगे और जो शत्रु के द्वारा भारत पर आक्रमण की दिशा में अवरोधक का कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त भारत किसी भी स्थिति में परमाणु शक्ति विहीन देशों के विरुद्ध अपने परमाणु अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। वह अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देशों के विरुद्ध भी परमाणु आक्रमण नहीं करेगा। वह केवल उसी स्थिति में अपने परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करेगा जब कोई परमाणु शक्ति संपन्न देश परमाणु हमला करेगा। इससे स्पष्ट होता है कि भारत की परमाणु विकल्प संदेह से परे है। वाजपेयी सरकार ने वर्षों से चली आ रही परमाणु विकल्प की दुविधा की स्थिति को समाप्त करके जो नया आयाम कायम किया है वह भारत की परमाणु नीति को समझने के लिए काफ़ी है। अगला पॉइंट है भारत की परमाणु नीति विकास की ओर इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी टुवार्ड्स डेवलपमेंट। स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी ने घोषणा की थी कि भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही करेगा, कभी परमाणु बम का निर्माण नहीं करेगा। नेहरू जी ने भविष्य के सरकारों की ओर से भी परमाणु शस्त्रों के विकास न करने का आश्वासन को दोहराया। नेहरू जी ने कहा हमारी भविष्य की सरकारें भी अणु ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं करेंगी। 1962 में चीन आक्रमण के बाद नेहरू जी ने अपने वचन पर कायम रहे। नेहरू जी की मृत्यु के बाद शास्त्री जी ने भी परमाणु शस्त्र न बनाने का संकल्प बदला। वहीं शास्त्री जी ने कहा सरकार की नीतियां हमेशा अपरिवर्तनशील नहीं हो सकती। चीन आक्रमण के बाद अंतर्राष्ट्रीय परिवेश व भारत का रक्षा वातावरण बदल चुका है, इसलिए भारत को परमाणु नीति पर बदलते विश्व परिवेश पर पुनः विचार करना होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की रक्षा को अति महत्वपूर्ण विषय मानते हुए परमाणु नीति पर पुनर्विचार की बात कही। इसी संदर्भ में इंदिरा गांधी ने 1974 में प्रथम परमाणु विस्फोट किया। इंदिरा गांधी ने स्पष्ट किया कि यह विस्फोट शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रयोग के संदर्भ में किया गया है। उन्होंने पहले वाली सरकार की तरह परमाणु बम न बनाने की बात कही। उसके बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भी परमाणु हथियार न बनाने का संकल्प दोहराया, परंतु नए संदर्भ में परमाणु नीति तय करने का प्रयास अवश्य किया। देसाई जी ने कहा कि भारत परमाणु अस्त्र नहीं बनाएगा, कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। यदि करना पड़ा तो वह दूसरों की सलाह लेगा। भारत अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक परमाणु शक्तियां अपने स्थलों को हमारे निरीक्षण के लिए नहीं खोलेंगी, तथा भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। इस तरह भारत ने अपनी परमाणु नीति को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जोड़ रखा है। आगे चलकर राजीव गांधी ने परमाणु हथियारों की रोक की बात की, परंतु परमाणु हथियार बनाने पर वे भी चुप रहे। इसके बाद देवगौड़ा तथा गुजरात सरकार ने भी अपने परमाणु विकल्प खुले रखने की बात की। उसके बाद 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु विस्फोट तथा उसके प्रत्युत्तर में पाकिस्तान द्वारा किए गए विस्फोट ने भारत को अपनी परमाणु अस्त्र न बनाने की नीति को बदलने को विवश कर दिया। आज भारत के पास पाकिस्तान से कहीं अधिक आणविक अस्त्र बनाने की क्षमता है।
वाजपेयी जी ने परमाणु सिद्धांतों की घोषणा करके सिद्ध कर दिया है कि भारत परमाणु अस्त्र बनाने में सक्षम है और उसकी परमाणु नीति उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में से ही निर्धारित की जाती है। वहीं तीसरा पॉइंट है भारत की परमाणु नीति व राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रत्येक देश की सरकार व विदेश नीति निर्धारकों का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। अन्य देशों की तरह भारत की अपनी परमाणु नीति का निर्धारण राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में ही करता है। भारत को अपने पड़ोसी देशों से निरंतर खतरा बना रहता है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में भी भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव डालती रहती है। वहीं भारत को 1965-1971 में पाकिस्तान से, 1962 में चीन से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए अपनी आणविक नीति में बदलाव लाना पड़ा। चीन के पास प्रचुर मात्रा में आणविक अस्त्र का होना, पाकिस्तान की परमाणु बम बनाने की क्षमता, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम ने चीन की सहायता, हिंद महासागर में अमेरिका द्वारा डियागो गार्सिया द्वीप पर परमाणु शक्ति संपन्न नौसैनिक अड्डे का विकास आदि बातें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करती हैं। इसीलिए भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता न करे। आज भारत निरंतर अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है, उसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का ही प्रश्न जुड़ा है। 1962 की स्थिति फिर से नहीं लाना चाहता। शीत युद्ध के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे को कम करने की कोई योगदान नहीं दिया है। भारत को पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाले परमाणु युद्ध धमकी भारत को इस बात को सोचने पर विवश करती है कि वह व्यवहारिक विदेश नीति अपनाए और उसमें परमाणु शक्ति के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वाजपेयी सरकार द्वारा परमाणु बम बनाने का स्वतंत्र निर्णय लेकर भारत की परमाणु नीति के साथ साथ विदेश नीति को भी सुदृढ़ बनाया है। आज पाकिस्तान दावा करता है कि उसने परमाणु बम बना लिया है, तो भारत के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वह भी अपने परमाणु विकल्प का प्रयोग करके अस्त्र निर्माण करे। आज भारत के पास परमाणु हमले से भारत की सुरक्षा के लिए निरोधक के रूप में अपने प्रक्षेपास्त्र क्षमता के विकास और सुधार करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। भारत द्वारा अग्नि प्रक्षेपास्त्रों के सफल परीक्षण ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। उधर चीन द्वारा पाकिस्तान को उपलब्ध कराई गई बैलिस्टिक मिसाइलों से भी भारत को इस बात के लिए बाध्य करती है कि वह अधिक से अधिक मात्रा में परमाणु शस्त्रों का निर्माण करे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उसका प्रयोग भी किया जा सके। भारत द्वारा एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर न करने के पीछे भी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न ही कार्य करता है। भारत की परमाणु नीति कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकती। वहीं अगला पॉइंट है शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग। नेहरू जी ने 1948 में स्पष्ट कर दिया था कि भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करेगा। इसी संदर्भ में 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम बना। 1957 में भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई। 1962 में भारत ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की तथा अन्य सहायक संस्थाओं का विकास किया जो परमाणु तकनीकों के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। 1974 में भारत द्वारा पोखरण विस्फोट किया गया। विस्फोट भी शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया था। आज भारत में तारापुर, कोटा, कलपक्कम, नरोरा, कैगा में परमाणु ऊर्जा केंद्र कार्य कर रहे हैं। भारत ने वर्ष 1980 के दशक में ही परमाणु ऊर्जा के विकास में सफलता प्राप्त की है। आज भारत परमाणु ईंधन के घटने, उत्खनन करने, उसे अलग करके यूरेनियम में बदलने, ईंधन बनाने, भारी पानी उत्पादन, रिएक्टर बनाने, कचरे के प्रबंधन तक के सभी कार्य करने में सक्षम है। प्रारंभ से ही भारत ऊर्जा का उत्पादन और उद्योग, चिकित्सा, कृषि अनुसंधान, अन्य क्षेत्रों में रेडियोआइसोटोपों का उपयोग तथा अपने परमाणु प्रयत्नों के लिए कौशल, साज सामान, तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के जो प्रयास करता रहा है, आज वह अपने उद्देश्य में कामयाब है। इसके साथ ही वह परिवर्तित सुरक्षा संदर्भ में आणविक अस्त्रों का निर्माण करने में भी सक्षम है। 1998 के पोखरण विस्फोटों के बाद यह सिद्ध हो गया कि भारत ने परमाणु ऊर्जा के विकास की प्रबल संभावना है, जिसका प्रयोग वह शांतिपूर्ण उद्देश्य तथा परमाणु हथियार के निर्माण में कर सकता है। वहीं अगला पॉइंट है परमाणु निशस्त्रीकरण व परमाणु अप्रसार नीति। परमाणु निशस्त्रीकरण की बात करने वाला प्रथम देश भारत ही है। 1954 में भारत ने यथास्थिति वाले समझौते स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के माध्यम से विश्व का ध्यान परमाणु निशस्त्रीकरण की तरफ आकर्षित किया। भारत ने 1988 में संयुक्त राष्ट्र के तीसरे निशस्त्रीकरण सम्मेलन में
2000 तक विश्व को परमाणु मुक्त बनाने पर जोर दिया। वहीं भारत ने परमाणु अपसार से संबंधित 1963 में आंशिक परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि परमाणु परीक्षण के विरुद्ध प्रथम महत्वपूर्ण कदम थी। इस संधि को भारत ने इसलिए स्वीकार किया कि यह संधि भूगर्भ परीक्षण को छोड़कर बाह्य आकाश, समुद्र, वायुमंडल में अणु परीक्षण करने पर रोक लगाती थी। भूगर्भ परीक्षण के बारे में इसी संधि में यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी देश ऐसा परीक्षण नहीं करेगा जिसमें रेडियोधर्मिता का प्रभाव किसी अन्य देश पर पड़ता हो। यह संधि पर्यावरण को परमाणु विस्फोट से बचाने वाली थी। इसका अंतिम ध्येय पूर्ण निरस्त्रीकरण था। इस संधि को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया गया प्रथम विश्वव्यापी समझौता कहा जाता है, परंतु विश्व के परमाणु शक्ति प्रसार की बढ़ती हुई दौड़ ने पर्यावरण और विश्व शांति के लक्ष्य को खतरा उत्पन्न कर दिया। 1963 की संधि का सरेआम खुला उल्लंघन होने लगा। अब फिर विश्व जनमत ने परमाणु प्रसार के निषेध की मांग उठाई। अमेरिका तथा सोवियत संघ ने 1968 में परमाणु प्रसार को रोकने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसे परमाणु अप्रसार संधि NPT कहते हैं। 1968 में हुई थी। वहीं भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि यह संधि परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्रों का निर्माण करने से रोकती थी, परंतु परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को अस्त्रों का नष्ट करने के लिए कुछ नहीं कहती थी। इस संधि को निरस्त्रीकरण से सीधा नहीं जोड़ा गया था। यह संधि गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को ही परमाणु अप्रसार के लिए बाध्य करती थी, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देती थी। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय यथास्थिति कायम रखकर अन्य देशों को परमाणु शक्ति संपन्न बनने से रोकती थी। इसीलिए इसके भेदभावपूर्ण स्वरूप पर भारत ने आपत्ति जताई। इस पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करता था, इसलिए उसने 1993 ईस्वी की CTBT संधि पर भी हस्ताक्षर नहीं किया। भारत ने 1978 में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन में घोषणा की कि हम परमाणु अस्त्रों का निर्माण नहीं करेंगे, न ही इन्हें कहीं से प्राप्त करेंगे। उसके बाद 1982 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परमाणु अस्त्रों पर रोक लगाने के बारे में 5 सूत्री कार्यक्रम पेश किया। इस अधिवेशन के नाम अपने संदेश में भारत ने कहा कि सभी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को विश्व में परमाणु युद्ध के खतरों से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद 19 अक्टूबर 1987 को भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र को आह्वान किया कि सभी आणविक हथियार समाप्त किए जाने चाहिए ताकि विश्व में पर्यावरण का संतुलन बनाया जा सके। उसके बाद 1 जून 1988 को भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें 2010 तक विश्व को आणविक अस्त्रों से मुक्त करने की व्यवस्था थी। इसी योजना पर चलते हुए 1991 में अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ ने स्टार्ट वन संधि तथा 1993 में स्टार्ट 2 संधि पर हस्ताक्षर करके अपने आणविक अस्त्रों की कटौती की बात स्वीकार की, परंतु भारत ने 1993 में CTBT संधि, जो कि परमाणु अप्रसार से संबंधित थी, पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत मानता था कि यह संधि परमाणु तकनीक की दहलीज पर खड़े देशों के विरुद्ध है तथा प्रमुख रूप से भारत के परमाणु ज्ञान को सीमित तथा समाप्त करने से की साजिश रचती है। यह सार्वभौमिक नहीं है क्योंकि यह सभी प्रकार के परीक्षणों को निषेध नहीं करती है। साथ ही यह परमाणु शक्ति संपन्न गैर परमाणु संपन्न राष्ट्रों की सुरक्षा की गारंटी भी नहीं देती है। जबरदस्ती राष्ट्रों पर थोपने का प्रयास करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और परंपराओं के विरुद्ध है। अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग अस्वीकृत करके इसका दंड दे दिया है, परंतु इसके दबाव के बावजूद भारत ने आज तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। इससे स्पष्ट है कि भारत की परमाणु नीति निरस्त्रीकरण व परमाणु अप्रसार के ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करती है जो परमाणु निरस्त्रीकरण व अप्रसार के सार्वभौमिक कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। इसी कारण उसने NPT CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत हमेशा ही यह प्रयास करता रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता न किया जाए, चाहे इसके लिए उसे आर्थिक प्रतिबंध सहना ही ना पड़े या स्थायी सदस्यता वंचित होना ही ना पड़े। भारत ने हमेशा ही संपूर्ण निरस्त्रीकरण व सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण कार्यक्रम
को का भरपूर स्वागत किया। 1997 में रासायनिक शस्त्रास्त्र समझौते का भारत द्वारा अनुमोदन करना इस बात का सबूत है कि भारत आणविक नीति हमेशा ही न्यायपूर्ण परमाणु अपसार व निरस्त्रीकरण का समर्थक रही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है परमाणु निरस्त्रीकरण तथा परमाणु अपसार संबंधी भारत की आणविक नीति की प्रमुख बातें। भारत ने अपनी परमाणु नीति में परमाणु अपसार तथा निरस्त्रीकरण के लिए जो स्थान दिया है और उस दिशा में जो कार्य किया है, उससे भारत की आणविक नीति के बारे में निम्नलिखित बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। पहला है, भारत संपूर्ण विश्व में निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। वहीं दूसरा, भारत समान और न्यायपूर्ण निरस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करता है। वहीं तीसरी बात है, भारत विश्व में बढ़ते हुए आणविक खतरे को सभी स्तरों पर समाप्त करके राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सहयोग और विश्वास बढ़ाना चाहता है। चौथा, भारत सभी आणविक शक्तियों को निरस्त्रीकरण के दायरे में लाकर सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने का इच्छुक है। वहीं अगली बात है, भारत बढ़ती शस्त्र दौड़ पर नियंत्रण करके मानव जाति की सुरक्षा करना चाहता है। भारत परमाणु अपसार संधि को भी सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू करवाना चाहता है। वहीं भारत परमाणु अपसार तकनीकी पर भी प्रतिबंध लगाना चाहता है और इस कार्य को चरणबद्ध तरीके से करने का इच्छुक है। वहीं भारत विश्व में समान सुरक्षा व्यवस्था लागू करना चाहता है। नौवीं बात है, भारत विश्व में साझा परमाणु सिद्धांत विकसित करना चाहता है। वहीं छठा पॉइंट देखिए, परमाणु शक्ति और अंतरिक्ष और प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का विकास। भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एनपीटी और सीपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। परमाणु शक्तियों द्वारा परमाणु अपसार पर भेदभाव रोक अपनाए जाने से भारत को जब अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान आया तो उसने प्रक्षेपास्त्रों के माध्यम से ही अपनी सुरक्षा पर जोर दिया। इस संदर्भ में उसने अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास तथा प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण पर विशेष जोर दिया। भारत ने 1962 में भारतीय अंतरिक्ष शोध समिति की स्थापना की, वहीं जिसे 1972 में स्वतंत्र विभाग बना दिया गया। 1965 में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र थुम्बा में स्थापित किया था। वहीं 1967 में 67 में अहमदाबाद में उपग्रह दूरसंचार भू केंद्र तथा 1979 में भारतीय अंतरिक्ष इसरो का गठन किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो का गठन स्थापन किया गया था। वहीं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, आधुनिकतम तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना। वहीं राष्ट्र के आर्थिक विकास में तकनीकी ज्ञान के प्रयोग की संभावनाएं। वहीं इसी संदर्भ में भारत ने राकेट तकनीक के माध्यम से उपग्रह भेजने की तकनीक में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए भारत ने रॉकेट छोड़ने, दूरसंचार उपग्रह, दूर संवेदी उपग्रह और अन्य अंतरिक्ष यान भेजने व निर्माण करने की कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य किया है। 1992 में भारत ने 1000 किलोग्राम वजन ले जाने वाले ध्रुवीय उपग्रह छोड़ने वाले यान को छोड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिसे PSLV कहा जाता है। वहीं 1996 में 2500 किलोग्राम क्षमता वाले भूमि के इर्द गिर्द घूमने वाले उपग्रह छोड़ने वाले यान छोड़ने का कार्य सफलतापूर्वक किया, जिसे GSLV कहा जाता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, GSLV सैटेलाइट, जो कि 36,000 किलोमीटर तक वो सैटेलाइट को लेकर जाते हैं। वहीं इसके अतिरिक्त भारत ने सामरिक व दृष्टि से महत्वपूर्ण मध्यम दूरी के प्रक्षेपात एवं अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपात क्षमता वाली प्रणाली को विकसित किया है। इंटरकॉन्टिनेंट प्रणाली को भी विकसित किया है। भारत द्वारा प्रक्षेपातों के विकास में भारत की परमाणु नीति को नया आयाम दिया है। इसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को सबल आधार प्रदान करके भारत को परमाणु शक्तियों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है। भारत ने जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपात जैसे पृथ्वी जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक है। वहीं पृथ्वी के कई वर्जन हैं, पृथ्वी 1, 2, 3 और 1 की क्षमता 150 से 250 तक है। पृथ्वी 2 की क्षमता 250 से 350 तक है, 450 तक भी हो सकती है। वहीं पृथ्वी 3 की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक भी होती है। वहीं इसके अतिरिक्त 10 किलोमीटर की मार करने वाले जमीन से जमा करने वाले त्रिशूल अस्त्र, टैंक रोधी प्रक्षेपात नाग, एंटी टैंक मिसाइल नाग, वहीं जमीन से हवा करने वाले आकाश जिसकी मारक रेंज 25 किलोमीटर तक होती है। जमीन से जमीन मार करने वाले अग्नि की 5 रेंज है, जिसकी अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। वहीं
अस्त्र प्रक्षेपास्त्र बना लिया। इस दृष्टि से भारत प्रक्षेपास्त्रों के विकास करने वाले देशों को की अग्रिम पंक्ति में आ गया है। इसके अतिरिक्त भारत स्वदेशी तकनीक पर आधारित अग्नि प्रक्षेपास्त्रों में सुधार भी कर चुका है। भारत द्वारा प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण का निर्णय लेने के बाद ही अमेरिका की धड़कन तेज हो गई है। इसीलिए उसने भारत राजनीतिक दबाव के द्वारा अग्नि से आगे परीक्षण न करने का दबाव डाला और भारत ने आधुनिकतम तकनीकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया भारत को। वहीं उसने रूस को भी भारत के साथ हुए क्रायोजेनिक इंजन आपूर्ति समझौते को तोड़ने पर विवश किया, परंतु भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत किसी बाहरी दबाव को नहीं माना और अपनी निरोधक क्षमता में वृद्धि करता रहा। उसने अक्टूबर 2003 में सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र ब्रह्मोस, जो कि भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है, का परीक्षण किया। 2003 में ब्रह्मोस का परीक्षण किया। वहीं आगे चलकर अग्नि 1 का भी परीक्षण किया। उसने रूस के साथ मिलकर एजीटी प्रक्षेपास्त्र बनाने का निर्णय किया। भारत का इस बारे में दृष्टिकोण बड़ा ही स्पष्ट है कि पाकिस्तान तथा चीन द्वारा प्रक्षेपास्त्रों के विकास से अपनी राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आधुनिकीकरण के लिए उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम सर्वथा उचित है। वास्तव में भारत द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलें प्रक्षेपास्त्र बनाने के पीछे परमाणु निरोधक क्षमता तथा भारत के आर्थिक विकास में तकनीकी ज्ञान की भूमिका का ही लक्ष्य नजर आता है। वहीं 7वां नंबर है शीत युद्ध के अंत के बाद भारत की आणविक नीति। शीत युद्ध के अंत के बाद भारत की परमाणु नीति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब तक भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सोवियत संघ पर ही निर्भर था। अमेरिका का एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में उभरना भारत के लिए चिंता का विषय था। अब अमेरिका ने भारत पर परमाणु कार्यक्रम बंद करने का दबाव डालना शुरू कर दिया, परंतु भारत परमाणु शक्ति के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा था। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने स्पष्ट किया है कि भारत परमाणु बम बनाने का विकल्प उस समय तक खुला रखेगा जब तक सभी राष्ट्रों द्वारा इस बारे में कोई समझौता नहीं हो जाता। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी धमकी के आगे नहीं झुकेगा, अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। इसी कारण भारत ने एनबीटी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। वस्तुतः इसी दौरान भारत की आणविक नीति में परमाणु बम बनाने का विकल्प खुल गया। इसमें परमाणु कार्यक्रम की शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए उचित स्थान दिया गया। भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए परमाणु परीक्षण आवश्यक माना। भारत की आणविक नीति स्थायी नीति के रूप में बनी रही तथा महाशक्तियों ने आणविक मामलों में भारत के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। 1995 में भारत को अपने पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान की तरफ से खतरा महसूस होने लगा। भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने का दबाव भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय डालने लगा। इस हालत में भारत ने अपनी सुरक्षा के हित में मई 1998 में परमाणु परीक्षण करना ही पड़ा। 11 और 13 मई 1998 को भारत द्वारा क्रमशः 3 और 2 परमाणु परीक्षण करने से भारत परमाणु शस्त्र संबंध देशों की पंक्ति में खड़ा हो गया। अब भारत परमाणु बम बनाने में सक्षम था। इस समय भारत इस स्थिति में था कि वह अपने शत्रु के सामरिक तथा गैर सामरिक दोनों तरह के ठिकानों को आसानी से नष्ट कर सकता था। इसके बाद भारत के परमाणु विकल्प को खुला रखने के विचार का कोई ज़रूरत नहीं रह गई। इस परीक्षण से भारत को परमाणु अस्त्र बनाने के साथ साथ तकनीकी क्षमता भी प्रदान की गई। अब भारत किसी भी निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावित करने की स्थिति में था। यद्यपि अमेरिका और उसके पिछलग्गू देशों में भारत के द्वारा किए गए विस्फोटों की निंदा की गई, परंतु इसका भारत का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन विस्फोटों की सफलता ने भारत को परमाणु निरोधक शक्ति वाले देशों के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। वहीं पोखरण विस्फोटों के बाद 1998 के पोखरण विस्फोट के बाद भारत ने अपने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। भारत ने इस सिद्धांत में स्पष्ट कहा है कि भारत परमाणु शस्त्रों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेगा। वहीं वह सीटीबीटी पर कभी भी संशोधित रूप में हस्ताक्षर करने को तैयार रहेगा। संशोधित रूप में हस्ताक्षर करने के लिए तैयार रहेगा। जब वह संशोधन हो जाएगा तब ऐसे नहीं करेगा। वह सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण का समर्थन करेगा, स्वैच्छिक परमाणु परीक्षण न करने के प्रति वचनबद्ध रहेगा। भारत ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रमुख मानते हुए इसी वर्ष 2004 में पाकिस्तान के साथ परमाणु मुद्दे पर बातचीत की तथा हॉटलाइन समझौते को भी जारी रखने की पर सहमति जताई। इससे स्पष्ट हो जाता कि भारत आज भी परमाणु शस्त्रों के संयमित विकास एवं इसके शांतिपूर्ण
नैक राजनीतिक उपयोग के माध्यम से निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण, परमाणु अप्रसार का प्रबल पक्षधर है। भारत के परमाणु सिद्धांत में यह भी लिखा है कि भारत सीमाओं पर परमाणु तैनात नहीं करेगा और अपनी परमाणु क्षमता का प्रयोग परंपरागत हथियारों वाले देशों के विरुद्ध नहीं करेगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत यह शक्ति अपना वर्चस्व बढ़ाने, दूसरे राष्ट्रों को धमकाने या उनके मामले में हस्तक्षेप करने तथा परमाणु शस्त्रों के प्रसार को बढ़ाने के लिए नहीं प्राप्त की है। वहीं परमाणु प्रसार नीति का मूल्यांकन कर लेते हैं। भारत की परमाणु नीति का मूल्यांकन करते समय यह बात उभरती है कि भारत प्रारंभ से ही परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए अर्थात अपनी जनता के जीवन स्तर को सुधारने और आर्थिक प्रगति के लिए करता रहा है। भारत ने हमेशा ही विश्व मानवता की भलाई के लिए परमाणु अप्रसार और निशस्त्रीकरण के समान और न्यायपूर्ण कदमों का स्वागत किया है। भारत ने परमाणु अप्रसार निशस्त्रीकरण के भेदभाव प्रयासों का हमेशा विरोध किया है। NPT CTBT पर भारत द्वारा हस्ताक्षर न करने का प्रमुख कारण इसका भेदभावपूर्ण होना ही था। भारत ने विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण पर लगे प्रतिबंधों को हमेशा विरोध किया है। भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कभी समझौता न करके स्वतंत्र परमाणु नीति अपनाई, हमेशा अपना परमाणु विकल्प भी खुला रखा। 1974 के भारत द्वारा किए गए पोखरण विस्फोट इस बात का सबूत है कि भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करना चाहता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर वह इसका राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी प्रयोग कर सकता है। 1998 में किए गए परमाणु विस्फोट ने भारत को विश्व की महाशक्ति बना दिया। अब भारत परमाणु निरोधक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। आज भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु बम बनाने में भी सक्षम है। इसी बात से भारत की जनता अपने आणविक नीति के प्रति पूर्ण आश्वस्त है कि 1962 की स्थिति अब भारत को नहीं देखनी पड़ेगी। 1998 में परमाणु सिद्धांत के विकास ने भारत की आणविक नीति के माध्यम से विदेश नीति को भी मजबूत बनाया है। यद्यपि आज भी भारत की आणविक नीति के बारे में कुछ भ्रांतियां विद्यमान हैं, जैसे भारत द्वारा बार बार परमाणु मुक्त क्षेत्रों की स्थापना का विरोध तथा हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र घोषित करवाने के प्रयास आपस में विरोधाभासी हैं। वहीं भारत आज भी असमंजस की स्थिति में है कि वह परमाणु बम बनाए या न बनाए। वहीं भारत बार बार परमाणु विकल्प खुला रखने की बात कह रहा है, लेकिन इस बात का खुलासा करने में असमर्थ है कि परमाणु विकल्प का प्रयोग कैसे किया जाए। इस दृष्टि से भारत की परमाणु नीति के सैद्धांतिक व्यवहारिक पक्ष में अंतर्दृष्टिगोचर होता है। इसीलिए आज समय की मांग है कि भारत को अपनी परमाणु नीति को स्पष्ट बनाना होगा। भारत को अपनी परमाणु नीति के दो मुख्य पहलुओं जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्य हेतु तकनीक का प्रयोग, शस्त्र निर्माण का विरोध के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहरानी होगी। इसके साथ ही अपने परमाणु विकल्प के प्रयोग की स्थिति भी स्पष्ट करनी होगी, ताकि भारत की परमाणु नीति परमाणु सिद्धांत में सुस्पष्टता आ सके। इस संदर्भ में उपयुक्त परमाणु नीति के लिए हम सी राजा मोहन द्वारा सुझाए गए 10 निर्देशों का पालन करना होगा। सी राजा मोहन द्वारा सुझाए गए 10 निर्देशन क्या हैं? पहला है, भारत को परमाणु कार्यक्रम पर अपना नरम रवैया अपनाना होगा। दूसरा है, परमाणु शस्त्रों पर प्रतिबंध का ढांचा तैयार करना होगा। तीसरा, निशस्त्रीकरण से शस्त्र नियंत्रण की तरफ जाना होगा। चौथा, परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देश को युद्ध न करने हेतु तैयार करना होगा। वहीं पांचवा, अपने पड़ोसी राष्ट्रों में विश्वास की भावना पैदा करनी होगी तथा उनका विश्वास जीतना होगा। भारत को चीन के साथ मित्रता प्रगाढ़ करनी होगी। भारत को किसी अज्ञात भय से बचना होगा। वहीं आठवां है, परमाणु शस्त्रों के राजनीतिक खेल को बंद करना होगा। वहीं 9वां है, परमाणु शस्त्रों से संबंधित विरोधी विचारों को स्वतंत्रता देनी होगी। वहीं भारत को परमाणु क्रांति से परे देखना होगा। वहीं इस तरह यदि भारत उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए अपने पड़ोसी देशों का विश्वास जीत सके और चीन के साथ उनके संबंध मधुर विश्वासपूर्ण बन जाएं, तो यह भारत की परमाणु नीति के लिए शुभ संकेत होगा। भारत को अपनी परमाणु नीति में स्पष्ट लाते हुए विश्व शांति का हेतु प्रयास करने होंगे। इसी में भारत तथा तीसरी दुनिया के देशों का हित निहित। यदि भारत को भविष्य में अपनी परमाणु नीति को राष्ट्रों द्वारा गलत आकलन और भ्रांतियों से बचाना है, तो यह बिल्कुल साफ रूप से
राजनयिक माध्यम द्वारा संकेत देने होंगे कि भारत आज भी परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करने तथा संपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण एवं परमाणु परीक्षण का निषेध का पक्षधर है। वर्तमान संदर्भ में भारत की परमाणु नीति का संतोषजनक पहलू इस बात में दिखाई देने लगा कि भारत चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर साझा परमाणु सिद्धांत को विकसित करना चाहता है, परंतु चीन द्वारा इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहने में इसमें बाधा उत्पन्न है। इसीलिए इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करने की जरूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।